अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। अदम एतमाद की तहरीक के दौरान काफ लीग में जो टूट फूट हुई उसके आफ्टर शॉक्स ताहाल जारी हैं। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के बाद चौधरी वजाहत हुसैन ने भी काफ लीग और चौधरी खानदान में इख्तिलाफात पर खुलकर बात की है। चौधरी वजाहत हुसैन चौधरी शुजात हुसैन के भाई हैं और गुजरात की सियासत में काफ़ी एक्टिव हैं। उनकी बातों से तासुर मिल रहा है कि इस खानदानी तकसीम में चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादों और जमात के जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा का हाथ है। उन्होंने चौधरी शुजात को मजबूर और बेकसूर करार दिया और नई जमात बनाने का इंदिया भी दिया है। इस इशू पर बात करेंगे कि आखिर चौधरी बरादरान के दरमियान हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है। इसके अलावा दूसरा अहम मामला पंजाब में 20 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब का है, जिसका बिगल बच चुका है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आ चुकी हैं। 17 जुलाई को शेड्यूल्ड इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कैंपेन शुरू कर रही है। मैसिव कैंपेन कल से लाहौर में शुरू होने जा रही है और इमरान खान कल लाहौर पहुंचेंगे और 4 हलकों में खिताब भी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि नून लीग भी अपनी बाकायदा मुहिम का आगाज एक आध दिन में कर देगी, जिसके हवाले से खबरें ये हैं कि मरियम नवाज इस मुहिम की निगरानी करेंगी। इन 20 हलकों की अहमियत क्या है? इन 20 हलकों का जो इंतखाब है पंजाब हुकूमत का, इसने मुस्तकबिल तय करना है। इस इलेक्शन और इस कैंपेन पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट आरिफ अमीर साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा हमारे साथ हैं। पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ आने से पहले भट्टी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। जो भी अदम एतमाद की तहरीक का मामला बना, किसी को हासिल हुआ, किसी को नुकसान हुआ, बट दरअसल जो काफ लीग के साथ हुआ है, कोई मुफाहिमत का इम्कान बाकी बच गया है चौधरी खानदान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चौधरी ख़ानदान की लोग मिसालें देते थे सियासत में कि जो फ़ैसला करते हैं एक करते हैं और एक भाई से कभी दूसरे ने इख्तलाफ नहीं किया। 31 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मतलब पहली दफ़ा आसफ अली जरदारी साहब को कुर्बान जाऊँ मैं, उनके मेरे कायल हो गए आप? मैं कायल हो गया हूँ वाकई भाई। काम दिखा दिया चौधरी खानदान यार, अनबिलीवेबल है। देखिए, सियासत में इक़्तिदार आती है जाती है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, इनसे साफ़ियों का नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन जब ऐसी सियासत हो कि आज वजाहत साहब कहें और चौधरी शुजात साहब उसके हक में कहे, ख़ानदान टूट गया ना। सियासी तो लोग इख्तलाफ राय करते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए, नवाज शरीफ 100 बात कहें, नून से मीम लिख लिया, लेकिन नवाज शरीफ जितना शहबाज साहब जितना नवाज शरीफ का एहतराम करते हैं कोई नहीं करता। गो के बच्चों में वो चीज़ प्यार मोहब्बत नहीं रहा। लेकिन शहबाज साहब की जुर्रत नहीं कि अपने बड़े भाई को इख्तलाफ करें। ये बात मैं आंखों देखी और आज से 25 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। लेकिन सियासत की ये उतार चढ़ाव, इक़्तिदार से चिमटे रहना और अपोजिशन में जाने से दोस्त तो नहीं, लोग कहते हैं भाई भाई नहीं रहता। बट सियासत में इम्कान सब रहते हैं। एक ब्रेक का मेरा ख्याल से लेनी है। ब्रेक से वापस आऊँ तो आपने इख्तिलाफ की बात की और शरीफ खानदान के एहतराम की बात की, लेकिन इस खानदान में क्या हुआ? क्या बच्चों में इख्तिलाफ ज्यादा हो गया या इमरान खान का साथ देने और ना देना इसकी वजह बन गया है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, गुफ्तगू वहीं पे बात अधूरी रह गई। ये जो इख्तिलाफ हुआ, आपने शरीफ खानदान की बात की, कितना इज्जत एहतराम है चाहे आने वाली नस्ल के अंदर। यहाँ पर चौधरी खानदान में इमरान खान को वोट देना ना देना इख्तिलाफ की वजह बना है? कोई विरासती सियासत की जंग है? वहाँ पे मसला बच्चों का है या बड़े भी तय किए बैठे हैं? नहीं, देखें, अब इनफैक्ट के जब शहबाज शरीफ साहब चौधरी परवेज बरादरान को मिलने गए तो नवाज शरीफ से भी ज़्यादा थी। जरदारी साहब गारंटर थे कि आप ये घर आएंगे, इनको प्रोटोकॉल देंगे, फिर खाना खाएंगे। फिर इन्होंने उनको वजारत आला की पेशकश की। उसके बाद अब जो इनसाइड खबर है, जिस दिन मोनस इलाही और परवेज इलाही इस्लामाबाद में थे, वो जा रहे थे कहीं और, रास्ते से एक फ़ोन आया और वो नवाज शरीफ इमरान खान को मिलने चले गए। उस पर फिर शुजात साहब ने माइंड किया, सालक साहब इधर आ गए, मोनस इलाही और परवेज इलाही साहब की इमरान खान से मुलाकात हो गई। उसके बाद ख़ानदान में इंटरनल इख्तलाफात बहुत ज़्यादा चलते रहे और अब उसकी बाद गश्त सड़कों पे, यानी कि कल मेरा ख्याल है वर्कर कन्वेंशन से चौधरी वजाहत साहब खिताब कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वादिउल नज़र में शायद ये नई जमात बनने वाली मुश्किल है। नई जमात बनेगी? नई जमात नहीं बनेगी, मेरा ख्याल है वो एक और बड़ी जमात में सेट हो जाएंगे।
मर्ज कर जाएंगे, ये तो ऑफर दी गई थी इमरान खान की तरफ से। तो बस अब इस पे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन शुरू तो पहले होगी। इल्जाम मोनिस इलाही पे आया कि उन्होंने परवेज इलाही को यरगमाल बना लिया, कल इन्होंने कहा शुजात के साहबजादों ने उनको यरगमाल बना लिया। इसका मतलब है अगली सियासत का तायुन अब नई नस्ल करेगी, चौधरी खानदान के देखे ना, बड़े पहले नहीं परवेज इलाही साहब के साहबजादे इमरान खान साहब की कबीना में मिनिस्टर थे, अब शहबाज शरीफ साहब की कबीना में शुजात साहब के बेटे हैं। तो ये हुकूमत तो दोनों बार इनको मिली है, जंग तो इक़्तिदार की है ना, जैसे असद उमर हमारे दोस्त और मोहम्मद जुबैर, एक नून लीग में एक पीपल्स पार्टी में, दोनों तरफ मौजे ही मौजे। आज ऐसे शुजात साहब ने जवाब दिया और खानदान थोड़ा लिहाज कर रहा है कि हम एक्सपोज ना हो। हमने बड़ी कोशिश की है इस खानदान के मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करने की, किसी तरीके से आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि आखिर वजह क्या बन रही है, क्या करने को है। लेकिन वहां से अभी सिर्फ शुजात साहब ने सोशल मीडिया पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है और खानदान को रोका है कि किसी गुफ्तगू में ना पड़ा जाए। गुजरात जाके गुजरात के लोगों को बताएंगे। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में एक दूसरे के बारे में ज्यादा इख्तलाफात सामने आएंगे खुल के, क्योंकि इस दौरान जिस दिन परवेज इलाही साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से हुई थी, उसके बाद फैमिली के लोगों ने 4-5 सिटिंग की है, लेकिन कोई मामला तय नहीं हो सके। चले इस पूरी जो पीडीएम का मामला रहा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला रहा, हिना साहिबा, मामला तो आप लोगों के रहे, आपको कुछ हासिल हो गया, पीटीआई कुछ नुकसान हुआ, बट दरअसल जहां जाकर जोर पड़ा इस सारी बात का, ये जमातें इंटैक्ट है, मगर वो जमात जिस बारे में सोचा नहीं जा सकता था और जमात भी खानदान के गिर्द ज्यादातर घूम रही थी, वहां तकसीम होगी और एक नई जमात की बातें हो रही हैं। नून लीग तो काफी रिलीफ फील कर रही होगी अगर चौधरी खानदान में सब कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, सबसे पहले तो मैं आरिफ हमीद भट्टी को, आप साहब को आपने बिठाया हुआ है क्योंकि क्यू लीग का और कोई बंदा नहीं है, पर इन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया है। देखें, जो लोग ये उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट ओपिनियन है पंजाब की सियासत में। वैसे मुझे पूछना चाहिए कि नून लीग कितनी खुश हुई होगी जो कुछ चौधरी खानदान में हो रहा है, या अफसोस करेंगे? ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बात आपसे कहूँगी कि वो लोग जो PMLN को कहते थे कि नवाज शरीफ साहब सियासत से माइनस हो गए, या वो लोग कहते थे कि PMLN, नून लीग, शीन लीग, हमजा, मरियम में बट जाएगी, उन लोगों ने देख लिया कि हमारे साथ इन द लास्ट 3.5 years जिस तरह इमरान खान ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी की, लेकिन हमारा एक बंदा भी नहीं टूटा। और बिल्कुल इन्होंने एक बात बिल्कुल सही की कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब, हम सब ने यही कहा कि नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी जिस तरह हर बात में मोहम्मद नवाज शरीफ की बात मानते हैं, तो PMLN ने ये शो कर दिया कि वो कितनी यूनाइटेड है। और वो पार्टीज, मैं किसी की पार्टी के टूटने पे खुश नहीं होती, लेकिन वो पार्टीज, अगर आप इमरान खान की भी पार्टी देख लें, इक्तदार से नो कॉन्फिडेंस से कैसे वो गए, और अब गए नहीं है, बल्दिया इधर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है 20 नशिस्तों पर, कल पहुंच रहे हैं, वो गए नहीं है, आ रहे हैं। जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इमरान खान को घर भेजा गया, बिकॉज अवाम ने और सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि दिस इनकॉम्पिटेंट पर्सन इज नो मोर शुड बी एज द प्राइम मिनिस्टर। तो मैं बस यही कहूंगी जी, ये फैसला तो अवाम करेंगे, अभी वक्त है जब मैं उसको भी कह रही हूँ, अभी भी पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे होते हैं ना, वो अवाम के चोजन होते हैं, तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और अभी मैं बिल्कुल बाई इलेक्शन की मैं बात करती हूँ, बस इसको मैं एंड करूँ कि मकाफाते अमल या वो चीज़ के नून लीग अब की बार कुछ सीख कर आई है। आप बड़ा न्यूट्रल पर खुश हो रहे हैं कि वो न्यूट्रल हुए तो ये हो गया वो हो गया। मेरा सवाल आपसे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने सीख लिया है, एक लंबा माजी है, ये ना हो कि कल को आप लोगों को यही न्यूट्रल गले में पड़े फिर। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ टेकिंग पीपल अलोंग, पॉलिटिक्स ये आप लोगों ने सीख लिया, लर्निंग एंड एवोल्यूशन, टेकिंग पीपल अलोंग। बिल्कुल, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ टेकिंग पीपल। अब बाय इलेक्शन की बात करें, चाहे वो लोग कोई भी हो, मज़ालमत से मुफाहिमत होगी। द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, ट्रू। पॉलिटिक्स इज द, आप अपने दोस्त, तो आप इमरान खान साहब को साथ क्यों नहीं ले सकते हैं अगर आप कह रही है पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग पीपल अलोंग? बिल्कुल, मैं इसकी भी बात करूंगी। आपने राना सनाउल्लाह का शायद 2 दिन पहले का बयान देखा होगा। इमरान खान को या उनकी पार्टी को मैं एक सियासी पार्टी समझती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है उन्होंने एनार्की क्रिएट करने की कोशिश की मुल्क में, उन्होंने फसाद और फितना डालने की कोशिश की, इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क है। बट आपने देख लिया शहबाज शरीफ साहब ने सबको वेलकम किया, चाहे चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, चाहे उनकी स्पीच हो, चाहे अभी की बात हो, जो भी उन्होंने कहा इस वक्त हम बहुत मुश्किल में हैं,
इस वक्त पाकिस्तान की सब सियासी मैं यहाँ पे जमातें चीमा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, क्योंकि मैं ये तो बिल्कुल नापसंद करूंगी कि आप किसी भी पार्टी लीडर को फितना, फसाद या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। अक्रॉस द बोर्ड किसी भी पॉलिटिकल जमात के लोगों को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए इन अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए। ज़िमनी इंतखाब और आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। चीमा साहब, इमरान खान साहब यहाँ आ रहे हैं और ये नून लीग कह रही है कि न्यूट्रल्स की वजह से मामलात और पॉलिटिकल ग्राउंड सब चीज़ें आईनी कानूनी तौर पर आगे बढ़ रही हैं और अनारकी फैलाने की कोशिश पीटीआई की जानिब से की गई। अभीना साहिबा तो कहती हैं कि पॉलिटिकल जमात ही नहीं मानते, मगर ज़िमनी इंतखाब है 20 नशिस्तों पर, लाहौर की 4 पर, और फिर इमरान खान साहब खुद कैंपेन के लिए पहुंच रहे हैं। पीटीआई की तैयारी क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखें, इसमें मतलब अगर मैं डिस्काउंट करके बात करूं या बड़ी एहतियात से बात करूं तो पीटीआई का वोट 75% से ज़्यादा है। 80% हो, 85% हो, 75 हो, ये पीटीआई का वोट लाहौर की 4 सीटों में 85% अपना 75% से ज़्यादा है। अब इसमें जो सारी इस वक्त वर्कशॉप्स हो रही हैं या कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, बिहाइंड द डोर जो कुछ हो रहा है, एक कानाफूसी हो रही है, प्लान हो रहा है, वो सारे का सारा ये है कि इस अक्सरियत को अकलियत में कैसे बदला जाए। आप प्री पोल रिगिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? जी, मैं मुस्लिम लीग नून पे लगा रहा हूँ, न्यूट्रल पे लगा रहा हूँ, दोनों पे लगा रहा हूँ, बड़ा ओपनली लगा रहा हूँ। क्या बात कह रहे हैं सर, वो तो न्यूट्रल हैं, उन पर किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं? वो न्यूट्रल है ही नहीं जी, वो है ही नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है वो। आप कह लें बाप किसकी पार्टी थी? आपके लीडर खुद कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। आपके लीडर खुद कहते हैं वो न्यूट्रल है। रात नहीं, वो खुद को न्यूट्रल कहते हैं। तो जो बंदा अपना नाम खुद रखे, ज़ाहिर उसी नाम से बुलाना चाहिए। उन्होंने अपना नाम न्यूट्रल रखा है तो हमने उनको न्यूट्रल के नाम से बुलाते हैं। लेकिन इस मामले में जो एक्ट है ये न्यूट्रल नहीं है। ये उनका नाम है नहीं, उन्होंने खुद रखा, अपना नाम चूज किया। देखें, मैंने अपना नाम रखा है जमशेद चीमा, लिहाजा लोग मुझे जमशेद चीमा कहेंगे। लिहाजा हिना परवेज नाम रखा है, हिना परवेज, लिहाजा अगर रिजल्ट आपके हिस्से में आ गया तो फिर आप कहेंगे सब ठीक हो गया। मैं कह नहीं, पहले मुझे बात कर लेने। उन्होंने नाम अपना न्यूट्रल रखा है तो हम उन्हें न्यूट्रल कहते हैं। बाकी ये काम न्यूट्रल है या नहीं है, वो जिस दिन बाप पार्टी चली गई थी, जिस दिन रात को अदालत खुल गई थी, जिस दिन कैदियों की वैन आ गई थी, जो कुछ हो रहा था वो सारा कुछ हमें बिल्कुल नज़र आ रहा था कि कौन न्यूट्रल है, कितना न्यूट्रल है। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो अदारों के सामने खड़ी हो गई, वो एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के अमेरिका के सामने खड़ी हो गई। ये सिचुएशन इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ये सिचुएशन इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की यकजहती के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा यहाँ से बातों को, चीज़ों को रिवर्स होना चाहिए। यहाँ से लोगों को अपना एक स्टेप पीछे लेके जाना चाहिए। अपना लालच कम करें, अपनी अनाज छोटी करें और अपनी यू कैन से कि ताकत का जो जोम है उसे पीछे रखें, दलील को आगे आने दें। यहाँ पे मुफाहमत की जो बात है, यहाँ पे आप लोगों को साथ लेके चलने की बात है। हिना चुप करें प्लीज, हिना चुप करें प्लीज, बात करना। आप बात करना, ठीक है, आप बाद में बात करना ना। चीमा साहब आप मुकम्मल करें। अच्छा, हम बारी बारी बात करें, जाहिलों की तरह बात ना करें ना, अब बारी बारी बात करें। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये काम जो है ये करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो भी इंटरप्ट करेगा वो जाहिल होगा, लिहाजा नहीं करें, हम नहीं करें आपस में। अच्छा, लिहाजा मैं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम अनाज से, लालच से, गुस्से से निकलें और कौम को इकट्ठा करें, यकजा करें। कौम को जो लोग लीड करते हैं, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, वो सियासत में हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट में हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो अदालत में हैं। टू द पॉइंट बताएं, कौन किसको इकट्ठा करे? पार्लियामान आपकी जगह है सियासतदान की, वहां सियासतदान इकट्ठे हों, आपस में बात करें, मुशावरत करें। कौन किसे इकट्ठा करे और किधर इकट्ठा करे? सिंपल, वेरी सिंपल। इंसाफ देना शुरू कर दें। आप इलेक्शन को फ्री एंड फेयर होने दें। ये 20 सीटों का इलेक्शन है। अभी गए 2 महीने पहले, 4.25 साल आप थे, इलेक्शन कमीशन आपने लगाया है। अगर आप 4.25 साल में इलेक्शन कमीशन मजबूत ना कर सके तो ये तो आपका 10 साल से एजेंडा था, फिर कसूरवार कौन हुआ? जी, इलेक्शन कमीशन को हमने लगाया, लेकिन जिसने भेजा उसी की वो मान रहा है, उसी की मान रहा था वो डेफिनेटली। सर, किसी ने नहीं भेजा, वजीर आजम पाकिस्तान ने लगाया, वजीर आजम पाकिस्तान ने लगाया। दस्का की। अच्छा, आयशा मुझे प्लीज मुझे अपना नुक्ता नजर दे लेना ना। आप देखें, मैं नुक्ता नजर दे रहा हूँ कि यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ये इस मुल्क के मसाइल का हल है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता तो जो बिटरनेस है ये बढ़ जाएगी। ये अदारे एक दूसरे अदारे
इदारे भी और लोग अपने सामने आ जाएंगे, और सामने अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे इसका कभी हालात सोल्यूशन नहीं कशीदगी की होता। तरफ। ठीक है। 22.5 करोड़ लोग आपके खिलाफ हो, ये सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है चीमा ये साहब, पॉइंट आ अल्टीमेटली गया। चीजें खराब हो जाती हैं, पीटीआई बहुत वन खराब हो पॉइंट जाती हैं। एजेंडा पे खड़ी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वरना कड़वाहट बढ़ेगी और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाएगी। भट्टी साहब मैं वही कह रही हूँ, पीटीआई एक पॉइंट एजेंडा पे खड़ी है इस मुल्क इलेक्शन में का मुतालबा जायज इंतशार है। फैलाना, चाहे लॉन्ग मार्च में उन्होंने खुद अब ही मार्च आपके पास करने की कोई कोशिश सबूत है की, तो फिर आपको चाहे कानूनी अभी रास्ता लेना ये बाई चाहिए इलेक्शन में भी इल्जामात यही पे। कोशिश कर रहे हैं। वो आप अभी आप ये लोगों बात पे कर ये रहे हैं, बात रख रहे हैं, मैंने ये आपके भी चौहान क्वेश्चन साहब से वाले केस पूछना था, आपसे पूछे इनसे अभी नेक्स्ट टाइम में कि डस्का की इलेक्शन पूछूंगी, में वो आप दूसरी ठहर और जाएं, लाहौर वो के ठहर। इन्होंने क्यों मुझे भट्टी नॉमिनेशन साहब, ये जो चीमा साहब ने अभी बातें की हैं कि जब बाप चली गई थी, तो सर क्या ये नहीं सवाल कहीं बनता कि जब बाप आ गई थी, जब जनूबी पंजाब महाज आ गया था, जब लोग पहुंच रहे थे और पहुंचाए जा रहे थे, वो सवालिया निशान नहीं था? फिर वो कहते हैं कि पूरी कौम इदारों के साथ खड़ी होगी, कुछ लोगों की ताकत का जोम है, सब कुछ रिवर्स। सर क्या किसी एक शख्स की सोच के ऊपर सब कुछ रिवर्स होगा यहाँ पर, या हम वंस फॉर ऑल डिसाइड करेंगे कि हमें चीजों को सीधा करना है? अगर यहाँ से उठ के चीजें हैं, अगर इधर खड़ी हैं, वहां आ जाएं, तो उनके लिए सब काबिल कबूल हो जाएगा? फिर आयशा, एक तो पीटीआई की मोहतरमा हिना भट्ट साहब हैं और जमशेद चीमा PTI साहब, की। ओ सॉरी, नून लीग की, और वो है, मैं बीच में फंस गया हूँ। बताऊं, वो सब ना बताएंगे, ये नहीं न्यूट्रल बताते। कभी न्यूट्रल रहे थे। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब अदम एतमाद आया तो 66 बंदे 51 कैसे हो गए? यही मरियम नवाज साहबा 2018 के इलेक्शन को जाली कहती थी, फराड कहती थी, इसमें बैठना गुनाह कहती थी, कहते थे रिजाइन दे दो, और दो अहम तरीन शख्सियत एस्टेब्लिशमेंट के रिजाइन मांग रही थी। आज ले लें फिर रिजाइन, आज अब तो कहती हैं, हुकूमत आप है। जवाब ना दें, मरियम हम नवाज जवाब देंगे, साहिबा आपके ने कहा हिस्से के कि जवाब न्यूट्रल दें। हो जाए एस्टेब्लिशमेंट, न्यूट्रल हो गई। अच्छा नहीं, 2018 में उन्होंने आरटीएस कहती है कि बिठाया आप गया, हम जवाब अभी ना भी दें। कायम हैं। आप जवाब ना दें। मैं मैं जवाब नहीं दे रही, मैं तो नहीं, नहीं, मरियम की बात कर रही हूँ, मरियम नवाज। आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। अच्छी बात है आप जैसे साहिब इल्म के साथ बैठ के। वैसे आर्मी चीफ और फैज हमीद के खिलाफ मरियम नवाज साहब रिजाइन मांग क्यों रही थी? क्या कसूर था उनका? देखिए, हम नेशनल टीवी पे बैठे हैं, Yes? ठीक है? अच्छा, मुझे नहीं मैं पता। एक ही टाइप बात करूंगी कि हमें अपनी अदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यार, रिगार्डलेस। मैंने पहले भी कहा है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। हम कहीं यहाँ बैठ के किसी को न्यूट्रल आप नॉन न्यूट्रल ना पीटीआई को कहें। साथ क्यों नहीं लेके चलती? आप देखिए, उनके इलेक्टोरल बैंक को फिर रिस्पेक्ट ही नहीं करी जब आप कहती हैं कि जो सियासत है, जो लोगों को साथ पार्टी लेके चलने मुल्क का नाम में है। इंतशार फैलाना चाहती हो, जो पार्टी इलेक्शन मांग जो रहे हैं, पार्टी- इसमें इंतशार मैं क्या आपको है? बता रही, जो पार्टी लॉन्ग मार्च में उन्होंने कहा, इमरान खान ने खुद कहा कि हमारे लोगों के पास असला है, शेख रशीद ने खुद कहा कि खूनी मार्च है, ये बयान तो दिया ठीक है? गया। तो मैं मुझे बताएं कि आयशा, अगर बाय देखिए, इलेक्शन में हिना खुदा जैसी- न खास्ता आप जैसे साहिब इल्म लोगों से बैठने का कभी मौका नहीं मिला। मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। वैसे आर्मी चीफ से रिजाइन मांग रही थी, उसकी वजूहत क्या थी? देखिए, और आप रिजाइन से पीछे थैंक क्यों यू हो सो गई? मच, आप मुझे इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, बड़ी लेकिन मेहरबानी। आप टीवी पे बैठ के आर्मी चीफ और किसी भी आर्मी के बारे में कोई बात ना अब करें। इसकी कोई बात नहीं है। जॉब बट नॉट नहीं, माइन। अगर ये उनका बयान नहीं DGISPR is the बयान नहीं है। spokesperson for army। मैं और तो उस बिल्कुल वक्त चाहे भी अभी कह रहा था, imported वाले की मेरी बात भी कर रहे हैं, मेरे लेकिन इदारों जब पे भी हमला कर रहे हैं, मैं अभी कह रहा हूं। DGISPR ने वो स्पोक्सपर्सन है। पॉलिटिकल मैं रोल नहीं याद है। नहीं मैं तो और ये मैं सवाल कर रही हूं, मरियम भट्टी साहब, वो नवाज कह रहे का हैं political बयान role याद नहीं है। दिला रहा हूं, मरियम इसमें नवाज भी ने जो गुनाह। कहा कि बिल्कुल establishment कहा। न्यूट्रल हो, बिल्कुल न्यूट्रल होगी, गुड। पर भट्टी साहब कह रहे हैं Good for the न्यूट्रल नहीं हुई। भट्टी साहब क्या है नहीं, न्यूट्रल? मैं कह रहा हूँ जो मरियम साहबा Constitution ने हदूद अपने बताई, बयान की उसके बता अंदर काम करे, well दे and कि good. अचानक Okay, वो फरमाती थी। अच्छा। मेरा सिर्फ सबमिशन एक बात, मेरे लिए तो अदारे काबिल एहतराम है, फौज तो मेरी है। मैं कह रहा हूं कि मरियम साहबा कहती थी ये रिजाइन दे फौरी तौर पे। 2018 के लिए, इलेक्शन खलाई मखलूक ने कराए हैं, मैं नहीं कहता, ये उनके लफ्ज दोहरा रहा हूं। ऐसे ही है। तो अचानक उस मुतालबे से पीछे क्यों हटी? वो कहते हैं ना, सियासत जो मुमकिनात का नाम है, ये बता तो रही है बार बार, सब लोगों को साथ लेके चलने का नाम है। और ये अच्छा, नून लीग को अब- बड़े अच्छे से पता है कि सबको कैसे साथ लेके चला जाता अच्छा, है। मैं बाई इतनी इलेक्शन की तफसील बात से कर बताएं। लूं, बाई- मैं बाई इलेक्शन पे लेके आपकी तरफ। भट्टी साहब, ये बाई इलेक्शन लाहौर की 4 नशिस्तें, 1-2 वाकयात यहाँ हो भी चुके। इमरान खान साहब पहुंच रहे हैं इस वीकेंड पे, तो वजीर आजम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नक्शा देख रहे हैं सियासत का? इल्जामात अभी देखे, चीमा साहब ने तो पहले प्री पोल रिगिंग में इदारों का भी नाम ले दिया है पंजाब हुकूमत के साथ साथ। मैं आशा यही कहता हूं, आपको इदारे नजर आ रहे हैं यहाँ पंजाब में? आयशा मैं यही अर्ज करता हूं, जब भी कोई इलेक्शन हारा है उसने जीतने वाले को धांधली का इल्जाम लगाया है। इवन के आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे 13 में, उन्होंने कहा आरओ के इलेक्शन, अगर आपको याद हो। बिल्कुल ऐसा। बदकिस्मती है, जब ये इक़्तिदार में आते हैं इलेक्शन इसरात ही नहीं लाते। भाई शफाफ इलेक्शन करा दो। जब भी जो हारता है वो कहता है धांधली हुई है। तो मादी में धांधली होती भी रही है, अदारे मुलवस भी रहे हैं, सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल होते हैं। अचानक जनूबी पंजाब कैसे बना था, एक कड़वा सच है।
इमरान खान को कैसे दिया गया कड़वा सच है। अब बाप MQM मौजूदा इनकी तो लोगों को पोजीशन बता देती है कैसे कि दिया सियासत किधर जा गया, रही है। ये कड़वा सच है। लेकिन ये दोनों लीडर अच्छा, बेहतर यहाँ पर बेहतर कर आपको सकते हैं। नजर आ रहे हैं कि न्यूट्रल चीमा साहब कह रहे हैं कि वो हैं ज़िमनी इंतखाब में, इसको कमेंट करें। मैं हिना की तरफ बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ले जी हिना साहिबा, देखिए, चीमा साहब प्री पोल रिगिंग की बात कर रहे हैं। 4 हल्के पंजाब आयशा, के इससे हैं, पहले उनका भी- 70-80% वोट है जो उनका क्लेम है। इससे पहले भी जब हमारी हुकूमत नहीं थी, आप बाई इलेक्शंस का रिजल्ट देख लें, PTI कितनी सीटों पे जीती थी और PMLN कितनी जीती थी। दुरुस्त। पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी हुकूमत होते हुए डस्का का इलेक्शन हुआ, धुंध आई, क्या रिगिंग की गई ये आपको भी पता है, कैसे ऑफिसर्स गायब हुए। रिपोर्ट इसी आ तरह चुकी है वजीराबाद में भी इन्होंने कोशिश की। तो मैं यही कह रही हूँ कि अभी जिस जगह भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होएगा, वोट सिर्फ नून लीग का है। एंड यू विल सी, वी विल फ्री क्लीन एंड फेयर होने पे आपको भी शक है? उनको मैं तो वो कह है। रही हूं, अगर ये कोशिश, ये अनारकी फैलाने की कोशिश करेंगे, मैंने आपको पहले भी बात की, ये कोशिश जो भट्टी साहब कह रहे हैं बहुत काम हो रहा है जमीन पर, वो काम कहाँ देखिए, हो रहा है? हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन 100% कहते हैं। इन्होंने, मैं वही कहती हूँ, जो पहले जो हारने लगता है ना, वो पहले ही रोना शुरू कर देते हैं। आपने इमरान खान को देख लिया कि कैसे इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने फिर हमले करना शुरू कर दिए। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इन्होंने खुद वो तैनात हुकूमत किया था, में ही उसके थे बारे जब शुरू हो गए थे, हाँ, वो नहीं तो हुकूमत के अभी दौरान। अभी दोबारा शुरू हो गए ना। तो बात ये है कि इनको भी पता है कि PMLN ने जो है वो इलेक्शन जीत लेना है। कितना जीत लेना है? आई थिंक 16-17 सीट्स, 16-17 सीटें आप ले लेंगे। आई एम वर्किंग, आई एम सीइंग, मैं ग्रास रूट पे देख रही हूँ, मुझे पता है। बड़ी आप यही कह रहे हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब ने बड़े मुश्किल फैसले किए हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त था, हाँ, मुश्किल यही मैं फैसले कहने किए। लगी थी। जो बजट फिर दिया है भी- आपने, सुपर फिर सुपर भी- सुपर टैक्स कहते हैं आपने सैलरीड क्लास को मार दिया बिल्कुल, जो बाद में चुप करके निकाला, जो कहीं डॉक्यूमेंट्स में नजर नहीं आया, जो देखिए, बजट में वही मैं 10 कह तारीख रही को हूँ कि नहीं था। हमने जो टैक्स दिया इसका वो- असर नहीं आना। बिजली देखिए- के बिल अभी जुलाई में आने हमारे पास। मैं वो गैस कह के रही बिल हूँ, आप बाई पहुंच गए। इलेक्शंस में देख लेंगी कि इस सबको देखिए, मुश्किल फैसले मुश्किल टाइम पे किए गए। हमने ये बात की कि रियासत पहले, मुश्किल फैसले नहीं, सियासत महंगाई का बाद फैसला में। कह दें। रियासत पहले, सियासत बाद में। हाँ। लेकिन आप देखना कि हमने रियासत को भी बचाया है और सियासत को भी बचाया है। क्या बात आप है, देखना कि PMLN कैसे क्लीन स्वीप करेगी बाय इलेक्शंस, और इंशाल्लाह 1.5 साल चीमा साहब हुकूमत का करके बयान बनता है कि हमने आगे रियासत भी बचा ली और सियासत भी बचा ली। चीमा 2023 साहब के इलेक्शंस 2/3 मेजॉरिटी अभी पे PMLN देखते हैं कब होता है। चीमा साहब, रियासत भी बचा ली इन्होंने, सियासत भी बचा ली इन्होंने, और ये कह रहे हैं जी क्लीन स्वीप, और 16-17 इनकी रीडिंग है अभी तक के, भी 20 दिन पड़े हैं। आपकी रीडिंग क्या है, कितनी सीटें मिलेंगी? अच्छा, सियासत बचेगी एक आप लोगों रिक्वेस्ट की लाहौर हिना में? से मैं कर लेता हूँ। जी कीजिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि एक रिक्वेस्ट मैं हिना से कर लेता हूँ, एक आप खुद कंट्रोल कर लेना। हिना, आप लीडरों का नाम मुनासिब अंदाज में लें ताकि मुझे भी कोई उस तरह नाम लेना ना पड़े। अच्छा, दूसरा ये है कि आप ज़रा इनको चुप करा के रखना ताकि मैं बात कर लूँ। देखें, इसमें ये जो आप कह लें, इस वक्त जो रिसेंट हुआ है, वाक़यात हुए हैं, रिसेंट वाक़यात हुए कि आप एक तकरीबन 80% से लेके 167% तक महंगाई हुई खाने वाली चीज़ों में और एनर्जी में, यानी तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल और खाने वाली चीज़ों में। ये जो मतलब 80% से लेके 148% तक महंगाई हुई है। जब ये महंगाई हुई, उसके बावजूद इनका ये कॉन्फिडेंस होना, फिर जिस तरह आप पहले सुपर टैक्स सैलड इंडस्ट्री पे बात कर लें, फिर सैलड क्लास पे क्या हुआ, फिर यू कैन से कि जितनी रियायतें थीं रिगार्डिंग सब्सिडी वो वापस हो गई, और जितनी चीज़ें आप कह लें कि एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को या इंडस्ट्री को या एनर्जी में या पुअरेस्ट था पुअर्स, उनको जो सपोर्ट थी वो सारी की सारी वापस ले ली गई। और उसके बाद फिर यहाँ पे इस मतलब आप कह लें कभी जमहूरियत में ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों को या ख़वातीन को या मुखालफिन पे दहशतगर्दी के पर्चे कराएं इसलिए कि वो जुलूस निकाल रहे हैं, इसलिए कि वो एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज पे दहशतगर्दी के पर्चे हमने कभी नहीं देखे। मेरे ऊपर 4 हैं दहशतगर्दी के, फास्फोरस बम बनाने का पर्चा है, मेरी वाइफ पे 4 पर्चे हैं। अब फिर भी ये जमहूरियत की बात करें, जमहूरियत का जिक्र करें, अच्छा, और फिर चुप कराएं बीबी को चुप कराएं। दूसरी बात ये है कि बने उस वक्त जब इस पंजाब में हुकूमत नहीं है कोई, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी, यहाँ का IG अचानक किसी का हुक्म मानना शुरू कर देता है, गवर्नर उस पर कब्जा कर लेते हैं, हमारे ऊपर पर्चे करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे न्यूट्रल नजर आता है।
वहां पे किसी बड़ी दीवार के पीछे बैठा हुआ बंदा नजर आता है। हमें उसका नाम लेने दें ताकि इस मुल्क की तारीख चलो ठीक हो या ना हो, चीमा साहब मुकम्मल सच के साथ लें। मैंने आपको एक बार पहले भी प्रोग्राम में कहा था मुकम्मल सच या तो सामने रखें पिछले 8 साल। सर मेरा सवाल लें चीमा साहब, सर आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी। मुकम्मल सच ये है कि मैं समझता हूं कि इस वक्त हम काफ लीग के बनने की बात करें, हम किसी कन्वेंशन लीग के बनने की बात करें, किसी और की बात करें, किसी और की बात करें, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के बनने की बात करें, पीपल्स पार्टी के बनने पीटीआई की करें, मैं कहता हूं आज ये काम छोड़ दें। आज इंफॉर्मेशन आ गई, आज लोगों को पता लग गया, आज जनूबी पंजाब महाज फलाना महाज बाप ठीक है चीमा साहब, ये उसी दिन छूटेगा जिस दिन सियासतदान सीख लेगा। यहाँ पे एक बात करने मुझे देखें, अगर तो इससे गवर्नेंस में कोई तब्दीली आती हो तो कर लें। आज सबसे जो बुरा गवर्नेंस हो रही है वो बलूचिस्तान में हो रही है। बलूचिस्तान में हो रही है और वहां पे हुकूमत किसकी है? वहां पे हुकूमत किसकी है? वहां पे बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आपकी गवर्नेंस इतनी बुरी है, अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, तो बाकी सारे मुल्क में आप मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? अच्छा अदर कंट्री जब बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत इतनी बुरी है। चीमा साहब, पीपी 167 और 68 कौमी असेंबली के हल्का NA 133 की नीचे की नशिस्तें हैं। ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो आपके कागजात या मुस्तरद हुए और कोई उम्मीदवार ना आप लोगों को यहाँ मिला, और नून लीग का मौके फिरा के यकीनी शिकस्त देकर अब टेक्निकल नॉकआउट होने का सहारा आपने उस वक्त लिया था। अभी 167-68 से क्या उम्मीद है आपको? मैंने फिर वही सवाल दोबारा कि आपको इन 20 में से कितनी नशिस्तें आती नजर आती हैं? मुझे ब्रेक लेनी है, टू द पॉइंट दोनों बातों का जवाब दें। देखिए 167 जो है वो अभी रिसेंट जो सर्वे हुए हैं 80% से हम ज़्यादा हैं, रिसेंट सर्वे में ज़्यादा हैं। 168 का मैंने सर्वे देखा नहीं है ना, मैं गया हूँ 67 में मैं गया हूँ। 68 में मेरी सिर्फ 2 यूनियन काउंसिलें थी, 133 की सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल, मैंने एक जलसा किया था, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। 67 में हमारा 80% ज़्यादा वोट है। मैं इस वक्त कर रहा हूँ जो मेरे NA 129 है उसके नीचे है 158। 158 में आप कह रहे जहाँ पे अलीम खान जीते थे, उस हल्के में मैं कह सकता हूं कि हम अबव 70% वोट लेके जीतेंगे। ये इस वक्त 7:30 का टाइम है, आपको तारीख का भी पता है, 25 है, ये नोट कर लें। 20 में से 5 सीटें मिलेंगी, 15 सीटें मिलेंगी आपको। देखें, अगर तो हमारे साथ ये आप कह लें कि प्री पोल की हद तक रिगिंग कर लें, खुदा न खास्ता प्री पोल की हद तक कर लें, ठप्पे ना मारें तो हम सारी सीटें जीत जाएंगे। सारी अगर ठप्पे मारें तो उनको तो 16-17 का आपको सारी जीतने का है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सीटें कौन सी जमात निकाल पाएगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, 20 नशिस्तें हैं पंजाब की ज़िमनी, और इसमें पंजाब असेंबली के अंदर के माहौल को अभी तक हमने देखा 2-2 इजलास हो रहे हैं और कोई सर पैर नहीं मिल रहा। जिस तरह से बजट भी चला, क्या नताइज हो सकते हैं दोनों जानिब से? अभी आपने भी सुन लिया, सीटों के दावे भी कर दिए गए हैं, प्री पोल रिगिंग की भी बातें हो रही हैं, फिर फ्री एंड फेयर पे भी सवाल उठ रहा है। मतलब हर इदारे को घसीटा जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर और सियासतदान कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखिए, सच ये है कि धांधली की कोशिश की जा रही है। ये सब सीटें बेसिकली PTA की सीटें थी। अब मेरी समझ में नहीं आता नून लीग कैसे क्लेम कर रही है, जब से ये आई है 84 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा, डीजल की कीमत में 110 रुपये इजाफा, और इसी तरह दाल मूंग और दाल चने में 30-35% 30% महंगाई करके आप कौन सा मैंडेट लेके लोग आपको वोट देंगे? मेरी ये समझ से बाहर है। मेरा एक सवाल उठता है, बचा ली और सियासत भी बचा ली। देखिए, सिर्फ अपने मुकदमात बचाए। मुझे बता दें, खुदा ना खास था, जब तक फौज है ये मुल्क कहीं नहीं जाता। रियासत इन्होंने नहीं बचानी, जिन्होंने बचानी है वो बचानी है। लेकिन कौन सा अच्छा काम किया है इन 2 महीनों में जिससे इनका वोट बैंक बढ़ेगा? मैं वो सर्वे करूं, मैं तो छोटा सा रिपोर्टर कर रहा हूँ, मुझे बादियुल नज़र में नज़र नहीं आ रहा। मां सिवाय के सरकारी मशीनरी, सरकारी फंड। हाँ, PTI कितनी मेहनत करती है, अब ये डिपेंड करता है कि PTI इस इलेक्शन को, PTI को नहायत एहतराम से चीमा साहब नाराज हो जाएंगे, लड़ना भी नहीं आता। और नून लीग ने PhD की हुई है धांधली में। इलेक्शन एक आर्ट है, आम आदमी नहीं कर सकता। नहीं आती है, लड़ना नहीं आता, एहतजाज तो खूब कर रहे हैं वो। इलेक्शन लड़ना भी एक आर्ट है, और इलेक्शन डे 60% इलेक्शन डे डिपेंड करता है आप किस तरह कर रहे हैं। तो अब ये देखना ये है कि दोनों है, नून लीग के पास इलेक्शन लड़ने का बहुत तजर्बा है, PTI के पास इतना तजर्बा नहीं है। अब
बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुझे तो हालात कशीदगी की तरफ जाते हुए नजर चीमा लगते साहब हैं। जो कह रहे हैं कि अगर ठप्पे ना मारे और प्री पोल तक रिगिंग हो तो सारी सीटें निकाल लेंगे पंजाब की, क्या पीटीआई इस वक्त इस जगह खड़ी है कि 20 की 20 सीटें, क्योंकि अब फरवरी मार्च तक थे तो पीटीआई की भी महंगाई को लेकर अवाम के अंदर एक तासुर था, एक उनका रद्द-ए-अमल था, अब नहीं है, एक अलग बात हो कि अब वो मेरा कहाँ खड़े नहीं हैं। ख्याल कि 20 की 20 सीटें निकाल लें। 14 इजला है, कुछ सीटों में बड़ा टफ मुकाबला है, कुछ चीज़ों में ऊपर नीचे है, लेकिन देखना ये है अगर दोनों में से दोनों 10-10 भी ले जाएं तो मेरी नज़र में नून लीग की कामयाबी होगी। अगर पीटीआई 10 भी ले ले तो कामयाबी है। 15 सीटें ले जाती हैं तो फिर समझे इन्होंने अपना वोट बैंक रखा है, क्योंकि हमेशा हुकूमतों को फिर तो पंजाब ज़िमनी असेंबली में नया इलेक्शन काम में होना एज होता है। फिर तो पंजाब असेंबली में भी नया काम हो सकता है ना असेंबली में इस जब तक वो जो लाते हैं ना, जब तक वो चाहते हैं रहते हैं, चाहे असेंबली में बंदा कोई आए ना आए। मैंने आपको मतलब जादू अपने पैरों पे आते ही नहीं है, लाने ले जाने का ही सिलसिला नहीं, सीधा होना। हकीकत है। इनको फिर लोग भी नहीं वैसे। हिना साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक तो आपने कहा कि 16-17 तक सीटें मिल जाएंगी, एक तो इसको कमेंट कीजिएगा कि वो 3-4 सीटें कौन सी हैं जो आपको लगता है कि नहीं मिलेंगी। आयशा, ये थोड़ा टाइम बाय इलेक्शंस के लिए भी रहने दें, आपको 17 को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। हम होप करते हैं 20 से 20 सीटें हमें मिलेंगी, स्वीप कर जाएंगे। और आपको कैंडिडेट भी सारे मुनहरिफीन मिले। और मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल मरियम बीबी भी जो है वो इस कैंपेन को लीड करेंगी इन द अपकमिंग डेज एंड यू विल सी। यार गुड न्यूज़ हिना कह रही है पुराने बयानिए के साथ लीड करेंगी। वेल डन हिना, मैं आप लोगों की अप्रिशिएशन देता हूं। इनको मिले ही सारे मुनहरिफीन मिले हैं आपको यहाँ पे। मैं आपको दो बातें कहूँ कि पहली तो बात है कि सिर्फ नून लीग को इलेक्शन लड़ने का तजर्बा नहीं है। नून लीग, आपको पता है, अभी भी दिलों का वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। अभी भी आप जब हलकों में जाते हैं तो वोट अभी भी लोग यही कहते हैं सिर्फ नवाज शरीफ का। तो मैं पीटीआई की इन द लास्ट 3.5 ईयर्स इन्होंने जिस तरह मुल्क में महंगाई की है, इन्होंने जिस तरह करप्शन किया है, जिस तरह उस्मान बुज़दार को पंजाब के सूबे का वज़ीर आज़म लगा के अब 12 करोड़ अवाम से इन्होंने बदला लिया है, जिस तरह फराग होगी के केसेस आ रहे हैं, जिस तरह सारी छोड़े, नून लीग पावर बेस रखती है पंजाब में। आपको सारे लोटे मुनहरिफीन मिले टिकट देने को, नहीं आपको सिर्फ मुनहरिफीन मिले टिकट देने को। देखें, इस वक्त मुश्किल वक्त है, मुश्किल फैसले थे, पावर बेस नहीं है आपके हमें अपने साथ। ये क्या बात है, आपको सही कैंडिडेट नहीं मिल सके? आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मुझे आंसर। एक सेकंड, ये मरियम नवाज का जरा सुनवाइएगा, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दें। सुनवाइए जी, मरियम नवाज क्या कहा करती थी? कोई लोटा मुश्किल वक्त में जमात का साथ छोड़ के चले जाने वाला बेवफा उसकी जगह गुसल खानों में है। लोटों की जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। और जो मुश्किल वक्त में आपको छोड़ के चला जाए वो इंसान आपका नुमाइंदा बनने का अहल नहीं है। तब ज्यादा मुश्किल में थे आप, आज ज्यादा मुश्किल में। लोटों की पार्टी जो है ना वो पीटीआई है। जिस तरह 2011 के बाद इनके ऊपर डिफरेंट जमातों के लोग मिला के पीटीआई बनाई गई ना, तो वो पार्टी। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया, अपना पॉइंट बताएं ना। आयशा, मुझे मेरा पॉइंट सुन लेना फिर आप। देखें, इस वक्त हमने बड़े मुश्किल फैसले किए, ठीक है। हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए, जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि सियासत को छोड़ें, रियासत को बचाने के लिए हमें कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े। लेकिन अब जो अलायंस है, जो लोग इकट्ठे मिलके हम लोगों ने जो डिसाइड किया है, और जिन लोगों ने स्पेशली इस टाइम पे पाकिस्तान को बचाने के लिए हमारा साथ दिया, उनको टिकट्स मिली। और आप देखना कि हमारी अलायंस आगे भी रहेगी और पाकिस्तान को बचाने के लिए हम कामयाब भी होंगे। ये जो रियासत बचाने को मुश्किल फैसले लिए, उसमें ये भी शामिल था कि इन मुनहरिफीन को टिकट देनी, इन लोटों को टिकटें देनी है। देखिए, जो लोग पीटीआई की पॉलिसी से खुश नहीं थे, जो लोग एक सर्टन शायद काफ लीग के चीफ मिनिस्टर होने पे खुश नहीं थे, जो लोग ये कहते थे कि हमें पार्टी ने डायरेक्शन ही नहीं दी, जो लोग ये कहते थे कि इनको कोई पीटीआई से एक बंदा भी नहीं मिला, तो वो उनकी जेन्युइन कंसर्न्स हैं। जो लोगों को लगता था कि पीटीआई में उस्मान बुज़दार करप्शन कर रहे हैं, जो लोगों को लगता था, नहीं मैं बिलीव नहीं, रियलिटी है। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया दोबारा पाकिस्तान को बचाने में, मतलब है कि उन्होंने अपना मफाद देखा, ना नून लीग का देखा हो, ना मुल्क की सियासत का देखा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ कि उनने देखा 3.5 ईयर्स में कि पीटीआई ने मुल्क का क्या हाल किया। उन्होंने देखा कि किस तरह उस्मान बुज़दार को बसलत किया गया, उन्होंने देखा किस तरह करप्शन इंडेक्स ऊपर गया, उन्होंने देखा कि पंजाब में कैसे फराग होगी जो है वो पूरा सूबा चला रही है। जब आप केस बनाएंगे, मामला चलाएंगे तो बात करेंगे, जब तक इल्जामात है। चीमा साहब, एक सर्वे आज छपा हुआ है जो कहता है कि 78% पाकिस्तानी पीटीआई को एहतजाज की बजाय बातचीत का मशवरा देंगे। आप लोग इंतखाब की तरफ तो बढ़ रहे हैं,
इंतखाब मतलब यही होता है कि अवाम से मशवरा किया जाए, पार्लियामान में मशवरा किया जाए। क्या पीटीआई का स्टांस सॉफ्ट होगा, या आप जिस हार्ड एंड हार्श अंदाज में कह रहे हैं कि फिर तो आमने सामने खड़े होंगे, कड़वाहट बढ़ेगी और मामला खराबी की तरफ जाएंगे? आपका फिलहाल नैरेटिव यही है कि आपने खराबी की तरफ ही जाना है। नहीं, देखें मैं बात क्या कर रहा हूँ, मेरी बात को गलत ना लें, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा वोट है, उसकी एक आईनी हैसियत है, कानूनी हैसियत है। मेरे वोट को अगर माना ना जाए, मुझे अक्सरियत मेरे पास हो और मुझे माना ना जाए, तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि बिटरनेस क्रिएट हो जाए, मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँ, मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं प्यार करना छोड़ दूँ, मुझे इतना भी हक नहीं मैं शिकायत करूँ, मैं सवाल उठा लूँ। भाई सवाल उठाने से अदारे मजबूत होते हैं, सवाल उठाने से अदारे कमज़ोर कभी नहीं होते। बेसिकली आप इल्ज़ाम लगाएं उन पे, आप कोई उनको डैमेज करें, आप उनको कमज़ोर करें, वो बात है गलत। अगर आप सवाल उठाते हैं, मैं कोई बंदा पार्लियामेंट पे सवाल उठाए, जमहूरियत पे सवाल उठाए, मेरे क्रीडेंशियल पे सवाल उठाए, मेरी ऑनेस्टी पे सवाल उठाए, तो मुझे ऑनेस्ट होने का, ट्रांसपेरेंट होने का मौका मिलेगा। मैं अगर किसी आप पहले इंसाफ के निज़ाम पे सवाल उठाऊं, मैं किसी अदारे पे सवाल उठाऊं, मैं किसी की न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाऊं, मैं किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन पे सवाल उठाऊं, मैं किसी की आप कह लें कि जो उसका मैंडेट है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके मुताबिक कहूं कि आप परफॉर्म करो, आइन के लिखते हुए आइन के मुताबिक रोल प्ले करो, तो उस पे वो करो, तो वो आप कह लें कि इसमें गलत क्या है। सो मैं समझता हूं कि यहां मेरी बात को सुनने वाले किसी जिस भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मेरी बात को इस तरह लें कि मैं आपके भले की बात कर रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं। सवाल उठाने से आप लॉन्ग टर्म ज्यादा बाइज्जत होंगे। चीमा साहब एक सेकंड रुकिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रॉब्लम यह है सिर्फ इसमें कि आप ऑपोजिशन में आकर अपना हक पूछ रहे हैं, हुकूमत में आपको अपना फर्ज याद रहा कि आप उन इदारों को बताते कि आपकी हुदूद क्या है और आपको करना क्या है। क्या आपने हुकूमत में फर्ज पूरा किया था? अगर किया होता तो शायद ऑपोजिशन में आके यह हक ना आपको जताना पड़ता। जी, हमने बताने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने हमें घर भेज दिया। हमने बताने की कोशिश की, हमने कहने की कोशिश की कि जनाब ये सवाल आपसे बनेगा भट्टी साहब। अच्छा, और उसके बाद हमें घर भेज दिया गया। हम कहते हैं घर भेज के आपने अच्छा नहीं किया। आपको जिस बंदे को भी मिट्टी का मादू यहाँ जुनेजो साहब को लेके आएंगे, वो भी अपना हक मांगेगा। आप जिमाली साहब को लेके आएंगे, वो भी हक मांगेगा। नवाज शरीफ को लेके आए, उसने भी हक मांगा। बेनजीर को लेके आए, उसने भी हक मांगा। मांगना है, ये नहीं हो सकता कि 22.5 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हों और एक बंदा एक तरफ खड़ा हो। चीमा साहब आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ने हक मांगा तो फिर उसको घर भेजा? जी मैं कह रहा हूं भट्टी साहब, मैं यही कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये जो बयानिए की बात कर रहे हैं सर, ये बयानिया तो एक ही है, कोई फर्क बच गया है बाकी? अब मेरा ख्याल है जो नून लीग की पोजीशन थी आज से 6 महीने पहले, आज वो पीटीए की लग रही है। बाद गुफ्तगू में मैं तो गुफ्तगू में से कर सकता हूँ ना, लेकिन तो 6 महीने बाद पता नहीं किसकी क्या पोजीशन होगी। हाँ, मैं ये बता दूं, ये भी बात चल रही है, चीमा साहब के लोगों के साथ बात हो रही है, ये हालात चेंज हो सकते हैं, जिसके चांस कम है, जिसके तो इनका भी फिर वही बयानी है कि मुजाहमत करेंगे तो क्या मुफाहिमत ना होगी? डिपेंड करता है नवंबर में, क्योंकि पीपल्स पार्टी कुछ और चाह रही है, नून लीग कुछ और चाह रही है। चलिए, एटलीस्ट जमशेद इकबाल चीमा ने तो कहा नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई, ये भी कह दिया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया इन लोगों ने हमें। पर ये भी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज शो पे हमारा कंक्लूजन यही हुआ है। ठीक है भट्टी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि नवंबर में वो जो टॉप पर है पोजीशन, उसके ऊपर मामला है कि किधर उसको तय किया जाए, उस पर सख्त मामला है। उसकी वजह से अगर हमारे नून लीगों ने ना मानी तो दोबारा अडयाला और कैंप लकोड़लक पर जेल दूर नहीं है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये मैं राय नहीं दे रहा, मैं ये खबर दे रहा हूँ। ये सियासतदानों को समझ जाना चाहिए सबको। इमरान खान को तो पैगाम नहीं दे रहे, सबको, मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ। देखें, अदारों को ना है ना गैर जानिबदार होना चाहिए, जिस जोन से भी है, जो हुकूमत आए अदम एतमाद लाएं, लेकिन उसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। दहशत और धमकी से इज्जत कराने की रविश छोड़ दें, इज्जत अपने एहतराम से कराएं, अपने किरदार से कराएं, सबको 1 to 1 बीइंग ए जर्नलिस्ट भी परफॉर्म द ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बस 100%। लेकिन बात यह है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो बयानिया एक ही है। देखें, जो ये अपोजिशन में कहते थे वो आज ये वो अपोजिशन में कह रहे हैं। अब ये जो हुकूमत में कह रहे हैं सेम यही बातें पीटीआई कर रही है। नहीं, ये मैं कह रहा हूं ना, चीमा साहब समझ जाएंगे इस मुल्क में जिदे को डंडा ओदा संडा, बस
इस मुख्तसर बात ये, अब आप भी खुद नहीं पंजाबी समझ आती और मैं जान के पंजाबी लेकिन एक बात तो आयशा आप भी कहेंगी और या आरिफ हमीद भट्टी भी कहेंगे कि मैं ये नहीं चाहता कि ये मुल्क इस तरह रहे, मैं ये नहीं चाहता ये मुल्क इस तरह रहे। मैं सियासत में इसलिए हूं कि मुल्क चेंज हो। यहाँ पे जमहूरी कदरें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा, मुझे इस्लाम ने भी यही कहा, मेरी माँ ने मुझे आज़ाद जन्म दिया, सो मैं आज़ाद हूँ। मैं डंडे का गुलाम नहीं हूं। डंडा अमेरिका का हो, किसी और का हो, किसी और का हो, मैं डंडे का गुलाम नहीं हूं। मुझे डंडा कबूल नहीं है। मैं आजाद पैदा हुआ था, मुझे इस्लाम ने आजाद रखा था। सो मुझे डंडा कबूल नहीं है। सो मैं कह रहा हूं कि ये मुल्क बदलना चाहिए, ये बदलेगा। लेकिन मुल्क बदलने के लिए आप इंतशार नहीं फैलाना होता, नहीं फैलाना चाहिए। जमशेद चीमा साहब, हिना परवेज भट्ट साहिबा, आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो गुफ्तगू को गैर जानिबदार रहना चाहिए, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना हो, मुल्क बदले, जमहूरियत परवान चढ़े, मगर इस सब के लिए उस वोट को इज्जत मिलनी चाहिए जो अवाम का है। और असेंबली में पहुंचने वाले सियासतदानों को अपने फर्ज को समझने की जरूरत है कि जिस वोट से आए हैं क्या उसके तकद्दुस को पामाल तो नहीं कर रहे हैं। यह सोचने की बात है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।